Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Saira Saleem, subject specialist at DPS and College in Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology FSC class first year. Let's start our today's lecture. हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस and difference between prokaryotic and eukaryotic cell. First of all, we will discuss about nucleus. सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियस का नाम क्यों रखा गया. न्यूक्लियस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था जिसका मीनिंग है सीड. सीड जैसे प्लांट में सबसे सेंट्रल पार्ट है, इसी तरह से सेल का सबसे सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाया. नेक्स्ट है इसकी डिस्कवरी. इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा. Its early discovery was undoubtedly due to its prominence. सबसे पहली दफा जब इसे डिस्कवर किया गया तो सब साइंटिस्ट ने किसी भी डाउट के बगैर, किसी भी शक्को शुबे के बगैर इसकी प्रेजेंस को मान लिया. इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनेलीज और सेल स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया जाता रहा, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता था और साइंटिस्ट फिर उससे एग्री करते थे उनकी प्रेजेंस से. अब इसकी डिस्कवरी को किसी भी शक्को शुबे के बगैर मान लिया गया. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, दे आर स्टेन्ड स्लाइटली डार्कर देन साइटोप्लाज्म. जब भी इनको साइटोप्लाज्म में देखा जाता था, ये डार्क कलर के स्टेन होते थे, डार्क कलर के नजर आते थे. मतलब जब सेल को कलर करने के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते थे तो ये सबसे गहरे कलर का ऑर्गेनेली नजर आता था. इसलिए इसे अनडाउटेडली सब साइंटिस्ट ने फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया. नेक्स्ट है इसका फंक्शन. इट कंट्रोल ऑल लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं और सेल जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब के सब न्यूक्लियस की मरहूने मिन्नत है. हियर इज इट्स डायग्राम. डायग्राम में सबसे सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है. बाकी ऑर्गेनेलीज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से कुछ नजर आ सकते थे, कुछ नजर नहीं आते थे, लेकिन न्यूक्लियस सबसे क्लियर स्ट्रक्चर था और तकरीबन सेंटर में प्रेजेंट. नेक्स्ट इज इट्स लोकेशन. अब लोकेशन इसकी दो तरह से हो सकती है. पहले है एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेंट्रल स्पेस में प्रेजेंट है, मतलब एनिमल सेल के बिल्कुल दरमियान में ये प्रेजेंट है. लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन करें प्लांट सेल के साथ, इट इज पुश्ड टुवर्ड्स पेरिफेरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल के सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और सब के सब ऑर्गेनेलीज साइड्स पर पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, उसके इर्द गिर्द के एरिया में प्रेजेंट है. इसी तरह से न्यूक्लियस भी उन्हीं ऑर्गेनेलीज के साथ लार्ज वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से एक साइड पर प्रेजेंट होगा. डायग्राम में देखें, पहली ग्रीन कलर की प्लांट सेल की डायग्राम है. इसके सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और इस लार्ज वैक्यूल के साइड पर बाकी सब ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं और उन्हीं ऑर्गेनेलीज में एक न्यूक्लियस है. दूसरी साइड पर हमारे पास एनिमल सेल है और एनिमल सेल में बिल्कुल सेंट्रल स्पेस पर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है. नेक्स्ट है इसकी शेप. न्यूक्लियस की शेप इररेगुलर हो सकती है या स्फेरिकल हो सकती है. इररेगुलर का मतलब है कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है और स्फेरिकल का मतलब है सर्कुलर शेप है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेल एंड द फेज ऑफ द सेल, स्टेज ऑफ द सेल. उसकी बेस पर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है. नेक्स्ट है इसकी टाइप्स. न्यूक्लियस को डिवाइड किया गया 4 डिफरेंट टाइप्स में और ये टाइप्स उसकी इस बेस पर बनाई गई कि सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है. उसमें हमारे पास सबसे पहली स्ट्रक्चर है मोनोन्यूक्लिएट. मोनो मीन्स वन एंड न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल्स जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. और उसकी एग्जांपल में हमारे पास प्लांट सेल है और एनिमल सेल है. तकरीबन सारे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड. नेक्स्ट है बाई न्यूक्लिएट. बाई मीन्स टू एंड न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस. ऐसे सेल्स जिनमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है. एग्जांपल में हमारे पास पैरामीशियम है. पैरामीशियम यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इसमें 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और दोनों डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट है मल्टी न्यूक्लिएट. मल्टी मीन्स मैनी एंड न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस. एग्जांपल में हमारे पास स्केलेटल मसल सेल्स हैं और फंगल सेल्स हैं. इन सब सेल्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. एंड द लास्ट वन इज ए न्यूक्लिएट. आपने एटम का वर्ड पढ़ा हुआ है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स. A means not and tom means cannot cut.
मतलब एटम एक ऐसी चीज है जिसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। सिमिलरली हमारे पास वर्ड है ए न्यूक्लिएट। ए मीन्स नॉट, न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस, मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास इसकी एग्जांपल में है मैच्योर रेड ब्लड सेल। मैच्योर रेड ब्लड सेल के साथ मैच्योर का लफ्ज लिखना जरूरी है, क्योंकि रेड ब्लड सेल जब स्टार्ट में बनता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बोन मैरो में बनने के बाद ब्लड स्ट्रीम में आएगा, फंक्शनल रेड ब्लड सेल बनेगा। उस वक्त उसकी मैच्योरेशन होती है और ड्यूरिंग इट्स मैच्योरेशन उसका न्यूक्लियस खत्म कर दिया जाता है ताकि हीमोग्लोबिन ज्यादा प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इसलिए मैच्योर रेड ब्लड सेल ए न्यूक्लिएट सेल की एग्जांपल में आते हैं। अगर आप सिर्फ रेड ब्लड सेल्स लिखते हैं, दैट एग्जांपल इज रॉन्ग, सो बी केयरफुल अबाउट इट्स एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में सबसे पहला सेल मोनोन्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब ऐसा सेल जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट बाई न्यूक्लिएटेड सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट ट्राई न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब 3 न्यूक्लियस के साथ। एंड टेट्रा न्यूक्लिएटेड सेल्स 4 न्यूक्लियस के साथ। इसमें ट्राई न्यूक्लिएटेड सेल और टेट्रा न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट की एग्जांपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में रेड कलर के जो सेल्स नजर आ रहे हैं वो आरबीसीज हैं और ब्लू कलर के सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। रेड कलर के सेल्स जो है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रक्चर भी छोटा है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विजिबिलिटी, मतलब न्यूक्लियस हमें सेल की कौन सी स्टेज पर नजर आता है, उसकी विजिबिलिटी होती है। एज वी नो दैट देयर आर द 2 फेजेस ऑफ द सेल लाइफ साइकिल, एक डिवाइडिंग फेज है और दूसरा नॉन डिवाइडिंग फेज। जब नॉन डिवाइडिंग फेज है उस वक्त न्यूक्लियस को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जब डिवाइडिंग फेज आती है तो न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है और न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आता है। नेक्स्ट है इसकी कंपोजिशन। इसमें हमारे पास 2 चीजें हैं, पहली है क्रोमेटिन नेटवर्क एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन नेटवर्क इट इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी मटेरियल है, मतलब पेरेंट्स से हर तरह की इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं और सेल की सारी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली ये नेटवर्क की फॉर्म में, जाल की फॉर्म में पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैले हुए होते हैं। इस कंडीशन में इसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मटेरियल है, इसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म भी सेमी फ्लूइड मटेरियल है। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है और बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से कुछ एंजाइम्स भी हो सकते हैं। ये डायग्राम देखें, ये सिर्फ न्यूक्लियस की डायग्राम है। आउटर पिंक कलर की उसकी मेम्ब्रेन है और अंदर ब्लू कलर में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है और साथ में क्रोमोसोम्स भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस के सेंटर में एक बिल्कुल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है which is called as nucleolus. Structure of nucleus. There are the 3 main components in the structure of nucleus. First one is nuclear membrane, second is nucleolus and third one are chromosomes. न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बाहर साइटोप्लाज्म को और अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट करती है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोलस है, जिस तरह सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड हमें स्ट्रक्चर नजर आई और उसका नाम हमने न्यूक्लियस रखा, इसी तरह से जब न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो उसके सेंटर में भी हमें एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर नजर आती है which is called as nucleolus. इसके अलावा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, जिनके मैंने पहले भी बताया कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सेकंड नेम है न्यूक्लियर इनवेल्व। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसके बाहर डबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। अब डबल मेम्ब्रेन में एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सम प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ पॉइंट्स पर बाहर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है और जितना भी न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उसको क्लोज करके रख। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ होल्स प्रेजेंट हैं, मतलब छोटे छोटे कुछ सुराख हैं। Those are called as nuclear pores. Both outer and inner membranes are continuous at certain points forming pores. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ मिल जाती है, वहां पर छोटे छोटे पोर्स बनाती है।
those pores are called as nuclear pores. अब इन न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या है? They allow exchange of materials. हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि तमाम मेम्ब्रेन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का मतलब है कि वो कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती हैं कि वो उन मेम्ब्रेन में से पास हो जाएं और कुछ मटेरियल्स को पास नहीं करती। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी ऐसी ही है, लेकिन कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर ऐसे प्रेजेंट हैं जिनका साइटोप्लाज्म में जाना जरूरी है। इसलिए उस मेम्ब्रेन में कुछ न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं ताकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को आसान बनाया जा सके। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का नंबर हर सेल में डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। हमारे पास इसमें दो टाइप्स आती हैं। पहली है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, ऐसा सेल जिसके फंक्शंस को अभी डिफाइन नहीं किया गया। जनरलाइज्ड सेल्स है। हमारे पास इसकी एग्जांपल है एग सेल। एग सेल में अभी अगर हम लोग हैन की एग्जांपल लें तो अभी चिक फॉर्मेशन होनी है, तो ये जनरलाइज्ड सेल है, इनमें कोई स्पेशलिटी प्रेजेंट नहीं है। इनमें राउंड अबाउट 30,000 पोर्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। जबकि दूसरे हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब है स्पेशलाइज्ड सेल्स, ऐसे सेल जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं और उनका फंक्शन उनको असाइन कर दिया गया है। एग्जांपल है हमारे पास रेड ब्लड सेल। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। एक रेड ब्लड सेल में 3 से 4 पोर्स हो सकते हैं जब तक उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। मैंने पहले भी बताया, इट इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी। मतलब जब हम स्टेन करके इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमें डार्क कलर का नजर आता है। इट इज विदाउट एनी मेम्ब्रेनियस बॉडी। लाजमी अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा एमसीक्यू। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके बाहर कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। हर सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस के सेंटर में आप देखें डार्कली स्टेन्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। अगर इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो हमारे पास दो एरियाज इसमें नजर आते हैं। आउटर पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया। पेरिफेरल बाहर वाला हिस्सा है, ग्रेन्यूलर का मतलब है कि ग्रेन्यूल्स दानेदार स्ट्रक्चर नजर आती है। इसके बाहर वाले एरिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर नजर आता है। इसकी स्ट्रक्चर में सेकंड पार्ट जो है दैट इज सेंट्रल फाइब्रिल एरिया। सेंट्रल का मतलब है बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट है। फाइब्रिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसके सेंट्रल एरिया में। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों प्रेजेंट हैं? दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। इसके अंदर आरएनए के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं और राइबोसोमल डीएनए के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इसका सेंट्रल एरिया वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ है। राइबोसोमल डीएनए यूज किया जाता है राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए और राइबोसोमल आरएनए फर्दर राइबोसोम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस का फंक्शन। पहला है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड इट्स स्टोरेज। मतलब राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर बनता है और उसको टेम्परेरीली स्टोर भी किया जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर। सेकंड फंक्शन है राइबोसोम्स सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। यही राइबोसोमल आरएनए फिर राइबोसोम बनाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर जहां भी इसकी जरूरत है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आवर न्यूक्लियस इज क्रोमोसोम। एज वी नो दैट न्यूक्लियस इज डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाई। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस को हम एक ऐसे डाई के साथ कलर करते हैं जो नेचर में बेसिक हो, मतलब बेस हो। इसकी बेसिक रीजन ये है कि डीएनए की आउटर स्ट्रक्चर जो है वो एसिडिक के नेचर में। डीएनए एसिडिक नेचर होने की वजह से उस बेसिक डाई के साथ प्रॉपरली अटैच हो जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो जितना भी क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम्स और नॉर्मली क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा जब तक सेल डिवीजन होती रहेगी। अब सबसे पहले हम क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम का डिफरेंस देखते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क इज द ओपन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओपन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, मैंने पहले बताया है कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब है जाल की तरह से प्रेजेंट है। डेफिनेटली ये सारा जेनेटिक मटेरियल है तो ओपन फॉर्म में प्रेजेंट है। जाल की फॉर्म में जब प्रेजेंट होगा तो ये फंक्शनल होगा, अपने सारे फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है क्योंकि उसके सारे जीन्स इजीली एक्सप्रेस हो सकते हैं।
जबकि क्रोमोसोम्स में देखें तो क्रोमोसोम्स डिवाइडिंग फेज में इसकी शेप बनती है, तो उस वक्त जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो पैक्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम अपनी शेप को मेंटेन कर और कंडेंस्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं ताकि इजीली सेल डिवीजन के वक्त सारे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जा सके फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। क्रोमेटिन नेटवर्क हमेशा नॉन डिवाइडिंग स्टेज में प्रेजेंट होगा, जबकि क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेल डिवीजन में हमें विजिबल नजर आते हैं। जब सेल डिवीजन हो रही हो सिर्फ उसी वक्त क्रोमोसोम्स बनते हैं। फैसिलिटेट द जेनेटिक एक्सप्रेशन। जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली अपने फंक्शन उसी वक्त परफॉर्म कर सकता है जब वो ओपन कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रेजेंट है। अगर वो ओपन कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रेजेंट है तो वो जेनेटिक एक्सप्रेशन जीन्स के काम करने में उसकी हेल्प करता है। क्रोमोसोम्स क्या है? फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे पहले बताया गया है कि क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के वक्त बनते हैं, तो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये तीन बेसिक डिफरेंसेस हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के और क्रोमोसोम्स के। इसके साथ आप डायग्राम भी लाजमी ड्रॉ कीजिएगा। साइड पर हमें जो पर्पल कलर के अंदर येलो कलर का मटेरियल नजर आ रहा है, पर्पल कलर का न्यूक्लियस है और उसमें येलो कलर का क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जब डिवाइडिंग फेज स्टार्ट होती है, सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, तो यही सारा क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंसेशन प्रोसेस में जाएगा और एक स्पेसिफिक शेप ले लेगा, दैट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, और ये कंडेंस्ड फॉर्म है हमारी जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें क्रोमोसोम्स की बेसिकली 2 स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं। पहली है सेंट्रोमेयर और दूसरी है इसकी आर्म्स। पहले है सेंट्रोमेयर। It is a place on a chromosome where spindle apparatus is attached during cell division. क्रोमोसोम का वो पोर्शन जहां पर सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल अपरेटस अटैच होता है, that is called centromere. ये क्रोमोसोम के दरमियान में सेंट्रल पोर्शन है छोटा सा, और यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है, स्पेशल रीजन प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर स्पिंडल ऑपरेटस के अटैचमेंट के वक्त हेल्प करता है और इस तरह से सेंट्रोमेयर हेल्प करेगा क्रोमोसोम को डिवाइड होने में। सेकंड हमने पढ़ा उसकी आर्म्स या क्रोमेटिड्स है। बेसिकली क्रोमेटिड क्या है? इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। हम क्रोमोसोम को समझने के लिए इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स। जब 2 क्रोमेटिड्स बनते हैं, दीज आर द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमेटिड वाला भी क्रोमोसोम ही कहलाता है, लेकिन उसकी डिफरेंट स्टेजेस है कि किस स्टेज पर क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड प्रेजेंट होगा और किस स्टेज पर क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। हम साथ ही डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में येलो कलर के 2 आर्म्स प्रेजेंट हैं और ब्लू कलर की भी 2 आर्म्स प्रेजेंट हैं। 2 आर्म्स मिलकर एक क्रोमेटिड बनाती हैं। मतलब येलो कलर का जितना पोर्शन है वो एक क्रोमेटिड है और ब्लू कलर का जितना पोर्शन है वो दूसरा क्रोमेटिड है। अब ये 2 क्रोमेटिड एक सेंट्रल पोर्शन पर एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। और इसी सेंट्रोमेयर के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। अब हम क्रोमेटिड के बारे में पढ़ रहे थे। इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। ये दोनों एक दूसरे की 100% कॉपी हैं। दोनों पर सेम जीन्स प्रेजेंट हैं और दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। Each chromosome has 2 identical chromatids held together at centromere during cell division. जब सेल डिवीजन होती है उस वक्त क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे और वो दोनों एक दूसरे से 100% आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट है क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन। क्रोमोसोम बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए तकरीबन 40% प्रेजेंट है और प्रोटीन 60% होती है। इसके अलावा थोड़ी सी अमाउंट आरएनए की भी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। जैसे आपको पहले बताया, क्रोमोसोम बेसिकली हेरिडिटरी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक सारी इंफॉर्मेशन को लेकर जाने में हेल्प करता है और सेल के सारे फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। All the information necessary for the activities of the cell is located on chromosome in the form of gene. सब इंफॉर्मेशन जो सेल की एक्टिविटीज को, सेल के प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, वो सब की सब क्रोमोसोम के ऊपर है और किस फॉर्म में प्रेजेंट है? जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट। दूसरी बात क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स।
thus transmit from parents to the offspring। सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, सारा विरासती मटेरियल जितना है, विरासती मादा जितना है, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, वो भी क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स विल रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर जनरेशन में, मतलब हर स्पीशी में इतने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, हर जनरेशन के अंदर उतने ही क्रोमोसोमल नंबर को मेंटेन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट है तो ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन किया जाएगा और हर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशी। इसी क्रोमोसोमल नंबर से हम किसी भी स्पीशी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी स्पीशी को कॉग्नाइज कर सकते हैं, और अगर इस कैरेक्टर में किसी भी किस्म का चेंज आ जाए, क्रोमोसोमल नंबर कम या ज्यादा हो जाए, तो एबनॉर्मेलिटी कॉज हो। अब इसकी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास अनियन की एग्जांपल है। अनियन में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। गार्डन पी, इसमें 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। पोटैटो में 48 क्रोमोसोम्स हैं। फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोडेस्टर साइंटिफिक नेम है इसका, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। आप जब इसे हैंड रिटन लिखेंगे तो इसे अंडरलाइन करेंगे। इसमें 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फ्रॉग 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। मैन, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम। अगर आप इसे केयरफुली ऑब्जर्व करें तो पोटैटो और चिंपैंजी दोनों में 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन इन दोनों के जीन्स मुख्तलिफ होंगे। फंक्शनल जीन्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं और इन क्रोमोसोम्स पर नंबर ऑफ जीन्स भी चेंज हो सकते, इसीलिए ये दो डिफरेंट स्पीशीज। इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोमल नंबर सेम तो हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ जीन्स एंड फंक्शनल जीन्स डिफरेंट होते। अब नेक्स्ट है डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल ऐसा सेल कहलाता है जिसमें डबल सेट है क्रोमोसोम्स का। मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और उन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स एक सेट बनाते हैं और दूसरे 23 क्रोमोसोम्स दूसरा सेट बनाते हैं। अगर दोनों सेट्स इकट्ठे प्रेजेंट हैं किसी भी सेल के अंदर तो उसे डिप्लॉइड सेल कहा जाएगा और उसे 2n से शो कर। इसकी एग्जांपल है सोमैटिक सेल, मतलब हमारे नॉर्मल बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सब सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। आप किसी भी बॉडी सेल की एग्जांपल ले लें, व्हाइट ब्लड सेल्स की ले सकते हैं, हेयर सेल्स की ले सकते हैं, नर्व सेल्स की ले सकते हैं, ये सब के सब डिप्लॉइड सेल्स हैं। कंपैरिजन में हमारे पास दूसरी टर्म है हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें सिंगल सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स का। सिंगल सेट का मतलब है कि अगर हम फिर से ह्यूमन की एग्जांपल लें तो 46 में से अगर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एक सेल के अंदर तो उसे हैप्लॉइड सेल कहेंगे और इसे n से शो किया जाता है। इसकी एग्जांपल है जर्म लाइन सेल्स या जर्म सेल्स भी कहलाते हैं। जर्म सेल्स का मतलब है स्पर्म्स और एग। स्पर्म्स और एग्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और अगर ह्यूमंस की बात करें तो इनमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर ये डायग्राम है। हैप्लॉइड सेल में हम देख सकते हैं हर क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट है और डिप्लॉइड सेल में हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज प्रेजेंट है, मतलब 2 सेट्स प्रेजेंट है। डिप्लॉइड सेल में 2 सेट्स प्रेजेंट होंगे और हैप्लॉइड सेल में हमारे पास सिर्फ एक सेट प्रेजेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कंपैरिजन है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। प्रो मींस पहले, कैरियो किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जो न्यूक्लियस बनने से पहले प्रेजेंट था। यू मींस ट्रू, कैरियोट न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये इन दोनों का लफ्जी मतलब था। अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड डीएनए सस्पेंड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें कोई न्यूक्लियस वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस कोई एग्जैक्ट मेम्ब्रेनियस बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है और वो रीजन जहां पर डीएनए फ्लोट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोटिक सेल में इट हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज इनक्लोज्ड इन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल है वो सबका सब न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी।
एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलावा कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। हमारे पास एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस खुद डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो ये सब की सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के सारे राइबोसोम्स छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के सारे राइबोसोम्स बड़े होते हैं, लार्जर राइबोसोम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल डिवीजन। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो माइटोसिस और मियोसिस भी नहीं हो सकती, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी हैं वो सब के सब अपनी डिवीजन बाइनरी फिशन से करते हैं। बाइनरी मींस टू, फिशन ब्रेकडाउन को कहा जाता है, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये सिंपलेस्ट डिवीजन की टाइप है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जितने भी हैं वो माइटोसिस और मियोसिस के जरिए से अपने सेल्स को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल जो है वो सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। इस सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल को सेक्युलस कहा जाता है। सेक्युलस के कंपोनेंट्स में पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूरिन प्रेजेंट होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकैन क्या है? These are the larger chains of polysaccharides bounded covalently to shorter chains of amino acids। मतलब polysaccharides और अमाइनो एसिड्स मिलकर एक लार्जर कंपाउंड बनाते हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूरिन कहलाता है, और इस लार्जर मॉलिक्यूल को सेक्युलस कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। सेक्युलस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा और इसकी कंपोजिशन भी ऑब्जेक्टिव के लिए लर्न कीजिएगा। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो दो डिफरेंट ग्रुप्स में प्रेजेंट है। पहला है प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में सेल वॉल जो प्रेजेंट है उसमें जो केमिकल है दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज, और दूसरा है फंजाई। फंजाई में काइटिन प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सिंपल स्ट्रक्चर्स एंड मोर प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। ये तो पहले ही क्लियर है कि जब उनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, उनकी स्ट्रक्चर सिंपल होगी और मोर प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। जब हमारी अर्थ पर एवोल्यूशन स्टार्ट हुई, लाइफ बनना शुरू हुई, तो उस वक्त जो सबसे पहले सेल्स बने, सबसे कदीम सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और ये प्रोकैरियोट्स में चेंजिंग्स के बाद बने। प्रोकैरियोटिक सेल्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन हुई, तब्दीलियां आती गईं, चेंजिंग्स आती गईं, और उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के साथ यूकैरियोटिक सेल्स बन गए। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ दो ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। इन दो के अलावा कोई थर्ड टाइप प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं हो। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया एंड सेकंड इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का सेकंड नेम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल में हमारे पास बाकी सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, जिनमें प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट है और एनिमल्स हैं। आप इनमें से किसी की भी स्पेसिफिक एग्जांपल भी अगर लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज एक्सेप्टेबल। ये डायग्राम है हमारे पास। एक साइड पर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल की एग्जांपल ली गई है, और बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है। जबकि दूसरी साइड पर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल की एग्जांपल है, और इनमें बहुत सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं और ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।